सो योर जीडीपी एमपी यही दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल नहीं सॉरी जीएनपी एमपी दिया हुआ है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस कितना है, 65,000 करोड़ है। द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज वैल्यूड एट 1,20,000 करोड़ विच डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, जो कैपिटल स्टॉक है यानी फिक्स एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 1,20,000 करोड़ के, और डेप्रिसिएट कर रहे हैं 10% पर एनम के रेट से। सो इफ आई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो वो कितना हो जाएगा, 12,000 करोड़। 10%। ठीक है, दैट्स बिकम योर 12,000। इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंटेड टू 6,000 करोड़, आईटी दिया हुआ है, एंड सब्सिडीज अमाउंटेड टू 1,000 करोड़। ओके, यू आर सपोज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अगर आपसे नेशनल इनकम निकालने के लिए पूछ रहा है तो आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये बताएं, क्या निकालना, क्या हमें एनपीएफसी एनएनपीएफसी एनएनपीएफसी एनपीएफ से निकालना है भैया। ठीक है, जीडीपी एमपी क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एनएलपीएफ से निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। जीडीपी एमपी का वैल्यू उठाइए, जीडीपी एमपी नहीं सॉरी ग्रॉस जीएनपीएमपी जीएनपी एमपी दिया हुआ है। तो जीएनपी एमपी दिया हुआ है ना, इसमें ऐड कर देते हैं क्या चीज, डेप्रिसिएशन। सर लेस करेंगे ना? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। एक मिनट, यस सर लेस करेंगे। शांति शांति शांति, परेशान मत। ग्रॉस से हम लोग को जाना है नेट पे, नेशनल नेशनल है, और हम लोग को बनाना है एमपी से क्या, एफसी। आईटी माइनस कीजिए, सब्सिडी क्या कीजिए, प्लस 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 कीजिए। जीडीपी आपका 65,000 करोड़ का, इसमें से डेप्रिसिएशन घटाना है कितना, 12,000। सर 66,000 होगा। क्या चीज, सर प्लस, नो सर, आईटी का टोटल अमाउंट 6,000। ठीक है, और सब्सिडीज कितने हैं, 1,000। तो 66,000 माइनस 18,000 है ना, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यस सर। जो सवाल पूछे थे उन्हें समझ में आया। यस सर। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन सेम जैसे आप ऊपर के क्वेश्चंस बनाए हैं वैसे ही था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, खाली क्या था कि इन्फॉर्मेशन एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया है, इन्फॉर्मेशन कैसे दिया है, डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है। एक मिनट रुक, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो क्वेश्चन जब भी डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हो आप उसको क्या कीजिए, पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कहानी तो डिस्क्रिप्टिव दिया था, लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया, अलग अलग वैल्यूज में इसको कन्वर्ट कर लिया है, और आराम से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे चला जाए। यस सर। कहाँ तक थे हम लोग, नेशनल जीडीपी, ये सब कुछ हो गया था। बेसिकली एग्रीगेट्स तो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा बस ओवरव्यू में इसको देखना है इस टॉपिक। जैसे आपको एग्रीगेट बोला जीडीपी एमपी, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपसे कोई पूछ दिया कि भैया जीडीपी एमपी होता क्या है, तो ये क्या है आपका, दिस इज द मार्केट वैल्यू। क्या है ये, मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम की बात चल रही है ना यहाँ पे, है ना। हम लोग पढ़े थे कि भैया डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, दैट इनकम विच इज जनरेटेड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। So the market value of final goods and services produced within the domestic territory in the country or the economy during an accounting period or year, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ, यहाँ पे इंक्लूसिव लिखा हुआ है, आई एन है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, इंक्लूडेड होएगा, है ना।
तो जैसे अगर आपसे कोई एनडीपी एमपी पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, सेम डेफिनेशन लिखेंगे और नीचे में क्या कर देंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिख देंगे, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके, क्या करके, डेप्रिसिएशन को छाट के, राइट। अब अगर आपको मान लीजिए कि एनडीपी एमपी निकालना है तो जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन क्या कर दीजिए, माइनस, और जीडीपी एमपी निकालना है तो क्या कीजिए, एनडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन प्लस प्लस कर दीजिए। तो हमको नहीं लगता कि ये सब कंसेप्ट आप लोगों को समझाने की कोई जरूरत है, आप ऑलरेडी पूरा इस पे प्रैक्टिकल उटिकल सब करके बैठे हुए हैं कि कैसे ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, यानी कि आप किसी भी एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना आप लोग कैपेबल इस चीज में, यस सर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर, तो निकलो इधर से, ये सब कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला डिस्कस हो ही चुके थे, इधर तो कुछ न्यूमेरिकल्स ही कराएंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है नॉमिनल जीडीपी का, रियल जीडीपी का, कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आखिर ये क्या चीज है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ नाम से हो बस। जो सिर्फ नाम का हो, सिर्फ नाम मात्र, उसको नॉमिनल कहते हैं। So if we are talking about nominal GDP, ये क्या होता है, it is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। देखिए पूरा डेफिनेशन तो जीडीपी का ही है, लास्ट में क्या लिखा है, कैलकुलेटेड एट करेंट ईयर प्राइसेस। अगर आप जीडीपी का वैल्यूएशन किस पे कर रहे हैं, करेंट ईयर के प्राइस पे कर रहे हैं, तो उस जीडीपी को क्या कहते हैं, नॉमिनल GDP। नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। If you are valuing GDP at current year prices, then that GDP is known as nominal GDP। ठीक है, यानी कि आप क्वांटिटी ले लीजिए और क्या ले लीजिए, प्राइस ले लीजिए किसका, करंट ईयर का, and if you multiply the quantity produced into with the price, you will get nominal GDP। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा जीडीपी है, दैट इज योर रियल जीडीपी। दूसरा कौन सा है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस और बेस प्राइस। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो किसी कांस्टेंट प्राइस पे या बेस ईयर प्राइस पे होता है। किस पे होता है, बेस ईयर प्राइस पे। बेस ईयर आप लोग को याद होगा, हम लोग क्लास 11 में डिस्कस किए थे, किस चैप्टर में, सर स्टैटिक्स के लास्ट चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स के लास्ट चैप्टर के रूप में हम डिस्कस किए थे, सर इंडेक्स नंबर है ना। तो इंडेक्स नंबर में बेस ईयर आया था। Yes, तो sir. बेस ईयर क्या होता है, एक ऐसा ईयर होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा, बहुत कम क्या होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको कौन सा ईयर कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं। बेस ईयर। देखो इसका नाम, अब देखो मीनिंग और डेफिनेशन तो तुम रट लोगे, किताब में भी सेम यही बात लिखा है, यहाँ पर भी सेम यही बात लिखा है, या कहीं भी नोट्स तुमको मिलेगा तो सेम बात लिखा रहेगा। लेकिन नाम क्यों नॉमिनल है और क्यों रियल है, एक का नाम नॉमिनल है, एक का नाम क्या है, रियल है। नॉमिनल करेंट ईयर पे बेस्ड है, रियल किस पे बेस्ड है, बेस ईयर पे। बेस ईयर प्राइस पे बेस्ड है, ठीक है। तो भाई नाम में ही सारा कहानी छिपा हुआ है। देखो नॉमिनल क्यों कहा गया, जब आप करेंट ईयर पे क्या करते हैं, वैल्यूएशंस करते हैं करेंट ईयर के प्राइस पे, तो जरूरी नहीं है कि आपका जीडीपी भी क्या हो, बढ़ा हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 20-21, और अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 21-22। हम बोले कि पिछले साल 1000 यूनिट्स क्या हुए, प्रोड्यूस हुए थे इकोनॉमी में, ठीक, और जो प्राइस चल रहा था मान के चलो कि 15 रुपए था, ठीक, कितना हो गया ये, 15,000। 15,000। तो हमारा जीडीपी कितना दिख रहा है, 15,000 करोड़ का, है ना। अब मान लो कि 2022 में
भी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन प्राइस अभी बढ़ के कितना हो गया है? 20 रुपया। तो अब कितना दिख रहा है ये? 20,000। अब एक बात समझिए, अगर आपने करंट ईयर के प्राइस पे जीडीपी का वैल्यूएशन किया है, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनका वैल्यूएशन किस पे हुआ है? ऑन द करंट बेस प्राइस। ईयर। ठीक। और आप एक चीज पे गौर कीजिए, सिर्फ प्राइस बढ़ जाने के चलते क्वांटिटी जितना प्रोड्यूस हुआ था पिछले साल उतना ही क्या है इस साल भी प्रोड्यूस है, लेकिन आपको पिछले साल का जीडीपी कितना दिख रहा था? पिछले साल का जीडीपी कितना दिख रहा था? 15,000 करोड़। इस 15,000। साल का जीडीपी कितना दिख रहा है? 20। 20,000। 20,000। तो एक बात बताओ, क्या इकोनॉमी के अंदर एक्चुअली में कोई नया फ्लो हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का? क्या एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई अंतर आया इकोनॉमी में? नहीं। नो सर। नहीं। नहीं। तो क्या ये जो ग्रोथ दिख रहा है, ये ग्रोथ सिर्फ नाम मात्र का है कि नहीं है? यस सर। है ना? ये ग्रोथ सिर्फ नाम मात्र का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपको नॉमिनल है, दैट मीन्स कि ये आपको एग्जैक्ट ट्रू फिगर नहीं देगा इकोनॉमी के इकोनॉमिक कंडीशंस का। कौन? नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या बोलता है कि कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यूएशन करो ना जी, कांस्टेंट प्राइस पे वैल्यूएशन करो। मान लो कि अगर पिछले साल 1000 यूनिट हुए और 15 रुपए के हिसाब से थे, और इस साल अगर आपको 1200 यूनिट प्रोड्यूस हुए, प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 20 रुपया, या प्राइस 15 का 15 ही रहा? कितना रहा? 15 का 15। तो पिछले साल तुमको कितना दिख रहा था? 15,000। 15,000। 15,000 गुणे 1200 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, हाथ में 3, 18,000। 18,000। अब यहाँ पे जो आपको 3,000 से क्या दिखेगा? जीडीपी बढ़ा हुआ दिखेगा। आप बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इकोनॉमी का ट्रू फिगर शो कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर 3,000 करोड़ से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हुआ है? फ्लो हुआ है। हुआ। क्योंकि यहाँ पे चेंज अकर हो रहा है, द चेंज इज अकरिंग ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। राइट? नॉमिनल जीडीपी को देख के तुम ये जवाब नहीं दे सकते कि इकोनॉमी के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, लेकिन आप रियल जीडीपी को देख करके ये कमेंट कर सकते हैं कि बढ़ा है कि घटा है कि कांस्टेंट है ना? क्योंकि ये आपको प्राइसेस से अफेक्ट नहीं होता है। कौन नहीं होता है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी चेंज इन प्राइस अफेक्ट नहीं होता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? चेंज इन प्राइस अफेक्ट होता है। होता है। आपके हिसाब से विच वन इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। तो देखिए एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे डाल देगा। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में कि द वैल्यूएशन ऑफ जीडीपी या विच वन इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, कमेंट। है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपका जवाब किस तरीके से आप लिखेंगे? कि पहले आपको समझाना पड़ेगा कि नॉमिनल क्या है, आपको समझाना पड़ेगा क्या है रियल क्या है, और देन आप समझाएंगे कि देखो जो नॉमिनल है it can be affected with both by the change in the flow of goods and services as well as change in the prices of the commodities, but real GDP is only affected by what? Only affected by the flow of goods and services. If there is no flow of goods and services in the economy, then there will be no change in the value of real GDP. That is why real GDP is considered as the better indicator of economic growth as compared to nominal GDP. ठीक है? तो जिस हिसाब से सवाल आपसे पूछेगा आपको उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सवाल का जवाब लिखना पड़ेगा। ठीक है? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज क्लियर टू एवरीवन? इज एनीवन हैविंग डाउट? नो सर। नो। ठीक है। और देखिए आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, नॉमिनल को रियल में, रियल को नॉमिनल। ठीक है? जैसे आप प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू
100. 100। ये फॉर्मूला किसका है? प्राइस इंडेक्स का है। तो हम किसी के एक के थ्रू दूसरे का वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रियल जीडीपी निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100। 100. ठीक है। और अगर आपको क्या बोलते हैं कि नॉमिनल सॉरी आपको रियल दिया हुआ है, नॉमिनल दिखाना है, तो फिर रियल को अंदर कर दो, नॉमिनल को क्या कर दो? बाहर कर दो। तो इस बाहर. फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला को यूज करके आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं नॉमिनल को रियल में और रियल को नॉमिनल में। ठीक है, एनी डाउट? No. और देखिए प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं कि डिफ्लेशन कितना हो रहा है, मतलब कि अंतर कितने परसेंट का हो रहा है नॉमिनल में रियल में, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेटर। यानी डिफ्लेशन कितने का है, गैप कितने का है। कितने और जब आप नॉमिनल रियल के रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो वही प्राइस इंडेक्स भी कहलाता है। तो अगर आप एग्जाम में जीडीपी डिफ्लेटर पूछे या क्या पूछ दे, प्राइस इंडेक्स पूछ दे, फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, जैसा आपको बोला, इफ नॉमिनल जीडीपी इज 600 एंड प्राइस इंडेक्स इज 100। एक मिनट, हाँ। अच्छा, प्राइस इंडेक्स बोल रहा है कि 100 से जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है? 120 है। तो कैलकुलेट करना है क्या हम लोग को? रियल जीडीपी. ठीक है, प्राइस इंडेक्स इज 120, नॉमिनल जीडीपी की जगह पे आप क्या रख दिए? 100 रख दिए। नीचे में कौन था हमारा? रियल जीडीपी था। रियल जीडीपी बाहर निकल गया, 120 कहाँ आ गया? अंदर आ गया। कट छट के आंसर कितना निकल के आया? 500. 5. यानी ये दर्शा रहा है कि नॉमिनल जीडीपी आपको दिखा रहा था कि 600 करोड़ का क्या था, जीडीपी है, जबकि रियलिटी में वो कितना था? 500। क्योंकि 100 रुपये वाला जो सामान था वो अब बढ़ के कितने का हो गया है? 120 का। प्राइस इंडेक्स सही दिखाता है ना कि बेस ईयर से करंट ईयर में कितने परसेंट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई समस्या? नहीं. ओके, फाइन। तो एक पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आइए आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आएगा चाहे नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन क्या होगा? तो जब हम लोग सर्कुलर फ्लो डिस्कस कर रहे थे, आपसे हम डिस्कस किए थे कि सर्कुलर फ्लो के क्या है? 3 फेजेस हैं, है ना? और इन 3 फेजेस को ध्यान में रख करके नेशनल इनकम का भी एस्टिमेशन यानी कैलकुलेशन 3 तरीकों से हो सकता है। क्योंकि जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही इनकम जनरेशन होता है और उतना ही क्या होता है? पैसा खर्च होता होता है. है ना? ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, राइट? कि जितना भैया प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में उतना ही क्या होता है? इनकम जनरेट होता है और उतना ही क्या होता है? खर्च होता है। तो अगर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनके मनी वैल्यूज को आप क्या कर दिए? सम अप कर देंगे तो आपका नेशनल इनकम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा. निकलेगा, है ना? या जो लोगों को इनकम के फॉर्म में पैसा मिला काम के बदले, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना का प्रोडक्शन हो रहा है, जितना वैल्यू जनरेट हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, उतना ही तो क्या हो रहा था? इनकम भी जनरेट हो रहा था। यानी कि अगर हम इनकम वाइज भी ऐड कर ले कि इकोनॉमी के अंदर किसको कितना इनकम मिल रहा है, अगर उसको भी जोड़ ले तो हमारा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। या जो भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं किस पे? ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन खर्चों को भी अगर हम जोड़ लें तो भी हमारा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी के चलते नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 methods.
ठीक है, क्योंकि देखो आधा स्टूडेंट तो बेचारा इसी में चकराया रहता है कि कोना में क्या होगा। तो तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए, हम एकदम फंडामेंटल से आपको समझाते चल रहे हैं, जो आपको पहले पढ़ा है उसी से जोड़ के यहाँ भी पढ़ा रहे हैं कि जो सर्कुलर फ्लो के 3 फेज थे, उन 3 फेज से क्या होता है, नेशनल इनकम को निकालने का 3 मेथड निकल के बाहर आता है। पहले मेथड का नाम है प्रोडक्शन मेथड। क्या नाम है? प्रोडक्शन मैटर। प्रोडक्शन मेथड। और प्रोडक्शन मेथड का एक और नाम क्या है? वैल्यू एडेड मैटर। वैल्यू एडेड। मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। एडेड बोलो, एडिशन बोलो, सेम ही बात। और हमको लगता है कि अगर आप लोगों से हम ये सवाल पूछें कि इसका नाम वैल्यू एडेड मेथड क्यों है, तो शायद आप लोग जवाब दे पाएंगे। जवाब है किसी के पास? यस सर। क्या जवाब है, बताएं। सर प्रोडक्शन करते हैं लोग तो उसमें सर इन्वेस्टमेंट भी होता है, वैल्यू ऐड भी होता है उसमें, हम लोग कुछ ऐड करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम बार बार यही गाना गा रहे हैं उस दिन से कि इकोनॉमिक्स की दुनिया में प्रोडक्शन का सीधा मतलब ही क्या होता है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन हो रहा है भैया तो प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोनो प्रोडक्शन नहीं हो नहीं रहा है। हो रहा है। ठीक है, पूरा कहानी ही किस पे बेस्ड है? वैल्यू एडिशन पे। इसीलिए इसका नाम एक और क्या है? वैल्यू एडेड। मेथड। मैटर। जो दूसरा मेथड है वो हमारा कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। मेथड। और तीसरा मेथड जो हमारा है वो कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आइए सबसे पहले बात हम लोग किसके बारे में करेंगे? किसके क्या? आज का पूरा वार्तालाप प्रोडक्शन मेथड पे ही बेस्ड है। तो प्रोडक्शन में डिस्कस हुआ था कि प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स की दुनिया में क्या है? वैल्यू एडिशन से। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू एडेड होता है इकोनॉमी में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं जीवीए। क्या कहते हैं भाई? टोटल जीबीए। वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों माइनस हो रहा है ये भी शायद बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी डिस्कस हो चुका था कि जो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स पे पैसा खर्च होता है वो हम लोग क्या करते हैं? टोटल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, ताकि एक ही चीज का वैल्यू 2 बार काउंट नहीं हो। नहीं हो। तो देखो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन और कुछ नहीं है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन आपका क्या है? जीडीपी एमपी है। क्या है? जीडीपी एमपी। जीवीए को ही क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी कहते हैं। अगर यानी कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? जीडीपी एमपी निकल जाएगा। और जीडीपी एमपी को आप फिर कन्वर्ट कर देंगे किस में? एनएनपी एफसी में। तो हमारा क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम, है ना? क्या करना पड़ेगा भैया? तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, एनएफआई को क्या करना पड़ेगा?
फालतू का फोन करता है। हाँ, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एंड फीफा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस से क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट एनआईटी क्या कर देंगे। माइनस। ठीक है, आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। अब मुद्दा उठा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है ना, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है। तो देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू, यही ना वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा जी, है ना, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू। तो अगर देखो, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ और सारा का सारा क्या हो गया, बिक गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके बराबर होगा, सेल्स के, है ना। अगर आपने जो भी स्टॉक बनाया और उसको क्या किया, बेच दिया, इफ एंटायर स्टॉक इज सोल्ड, कि जो भी आपने स्टॉक प्रोड्यूस किया था वो सारा स्टॉक क्या हो गया, बिक गया, तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होगा, सेल्स होगा, क्योंकि जो बिक गया उसके वैल्यू को ले लो, दैट्स बिकम योर व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर सारा स्टॉक बिक जाता है तो, लेकिन अगर सारा स्टॉक नहीं बिक पाता है, सपोज इफ एंटायर स्टॉक इज नॉट सोल्ड, अगर सारा स्टॉक क्या होता है, बिकता नहीं है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यस। ठीक है, ये क्लियर हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब, हाँ कि अगर सारा स्टॉक बिक गया, जितना प्रोड्यूस किए सबका सब क्या कर दिए, बेच दिए, तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। लेकिन अगर आप सारा स्टॉक ना ही बेच पाए, ठीक है, योर एंटायर स्टॉक इज नॉट सोल्ड, इन दैट केस योर वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कोई दिक्कत। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, देखिए कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में सेल्स दिया है कि डोमेस्टिक सेल्स दिया है कि क्या दिया है। ठीक है, इफ सेल्स इज गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है, देन export will not added to it। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा तो फिर आपको एक्सपोर्ट को ना ऐड करना है ना लेस करना है, क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेल्स का मतलब डोमेस्टिक सेल्स और फॉरेन सेल्स दोनों होता है। ठीक है, अगर सेल्स दिया है तो सेल्स का मतलब क्या होगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस फॉरेन। फॉरेन Foreign सेल्स। sales। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे ना एक्सपोर्ट को लेस करेंगे। लेकिन इफ domestic sales is given in the question is given, then क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट विल बी एडेड टू इट। हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के वैल्यू को किस में ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक सेल्स। सेल्स में। ठीक है, तब जाकर के हमको सेल्स का अमाउंट क्या होगा पता चलेगा। when you add the value of export with the domestic sales, you will get the value of total sales. But if the value of sales itself given in the question, in that case you will do not make any adjustment with regard to the value of exports। ठीक है, क्लियर है कि कब एक्सपोर्ट्स को लेना है और कब एक्सपोर्ट्स को नहीं लेना है। इतनी बातें आपके लोगों के दिमाग में सेट हो गई, जो भी डिस्कस हुआ फिर से एक बार समझा दे रहे हैं।
कि प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा इकोनॉमी के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड योर ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज नथिंग बट जीडीपी एमपी। यानी कि जब आप जीवीए निकालिएगा तब बेसिकली क्या निकाल रहे होंगे, जीडीपी एमपी निकाल रहे एमपी। हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, तो अगर सारा स्टॉक बिक गया तो सेल्स के बराबर होता है, सारा स्टॉक नहीं बिका तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर। इसके साथ ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट को ना आप ऐड करेंगे ना लेस करेंगे, एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। और अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो फिर एक्सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। ठीक है, अगर आपका मन हो तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट कॉपी में, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो शायद आपको इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, पड़ जाए। और अगर दिमाग में सेट है तो न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। नोट करना आप लोग को, थोड़ा फटाफट नोट कीजिए तो इसको कॉपी में। हेलो।